दोस्तों, आप सभी को जोहार है। आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है तो मैं आज के इस लाइव को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और यह पूरा देश, यह पूरा भारत राष्ट्र अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है। मैं आप सभी को आज इस 15 अगस्त के दिन उस आज़ादी की मुबारकबाद देता हूं जिसे हमारे पुरखों ने, जिसे लाने के लिए हमारे पुरखों ने अनगिनत शहादतें दी, अनगिनत युद्ध किए, लेकिन वो आज तक हम लोगों को मिली नहीं। तो मैं आप सबको वही पुरखा आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए आज इस 15 अगस्त के दिन अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। आज की बातचीत, आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं उसका विषय है आदिवासियत और आज़ादी का सवाल। इस बातचीत के दो हिस्से हैं। मैंने इस पूरी बातचीत को दो हिस्सों में रखने का फैसला किया है। पहले हिस्से में हम आज़ादी के क्या संदर्भ हैं, उसका क्या मतलब है आदिवासियत की दृष्टि से, उस पर आप लोगों से बातचीत करूंगा। और दूसरा जो हिस्सा है उसमें जो भील कंट्री में अभी कुछ दिन पहले, लगभग सप्ताह भर पहले 9 अगस्त को जो 11 आदिवासियों ने आत्महत्या की है, ऐसा खबरों में कहा गया है, मैं उस पर बातचीत करूंगा। तो पुनः आप सभी लोगों का मैं आज की इस लाइव में स्वागत कर रहा हूं। दीपक जी, राहुल जी, अमूल जी, आप सभी लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं फिलहाल, आप सभी लोगों को का स्वागत है। और वे तमाम दर्शक जो बाद में इससे जुटेंगे, सुमित जी को भी, उन सबको मेरा जोहार है। साथियों, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे उन आदिवासी परिवारों के आत्महत्या पर जिन्होंने 9 अगस्त के दिन आत्महत्या की, ऐसा मीडिया बता रहा है। आखिर क्या वजह थी कि उन एक ही भील आदिवासी परिवार के 11 सदस्यों को आत्महत्या करनी पड़ी? तो मेरा ख्याल है कि हम लोग यहीं से आज की इस बातचीत को शुरू करेंगे। जिन 11 लोगों ने आत्महत्या की उसके बारे में, उनके बारे में तमाम मीडिया के लोगों ने ये लिखा है कि वो पाकिस्तान के विस्थापित परिवार थे या फिर पाकिस्तानी हिंदू थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारे सामने ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो ब्रिटिश दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें भील कंट्री का जिक्र हुआ है, वो भील कंट्री कहाँ है? हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद और भारतीय स्वतंत्रता के बाद खास करके राज्यों और राष्ट्र की जो नई गैर आदिवासी सीमाएं खींची गई, उसके कारण अपनी ही कंट्री में पाकिस्तानी विस्थापित कहे जाने वाले भील आदिवासियों को आत्महत्या करनी पड़ी। तो जो मीडिया कह रहा है कि मरने वाले भील आदिवासी पाकिस्तानी विस्थापित थे या पाकिस्तानी हिंदू थे, वह ऐतिहासिक रूप से और आदिवासियत के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है। हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार करना होगा कि भील कंट्री की जो परिधि है, उसका जो रेडियस है, उसमें भारत और मतलब आज के भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से शामिल रहे हैं। और ये जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं राष्ट्रों की, उसको आदिवासियों ने कभी नहीं बनाया है। ये उन लोगों ने बनाया है जो बाहर से आए हैं और जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। तो हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि आदिवासी लोग जिसको कंट्री कहते हैं या ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में जिसको कंट्री कहा गया है, वो सीमाहीन था
वो एक भौगोलिक परिवेश का नाम था, उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर आप भारतीय भूभाग के भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सैकड़ों कबीलों वाला जो आदिवासी समाज है वह उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौजूद है। अगर हम भाषा परिवार के आधार पर इनको देखें तो हम देख सकेंगे कि उत्तर पूर्व में मोन खमेर भाषाओं को बोलने वाले आदिवासियों के अनेक कंट्री हैं। मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं को बोलने वाले आदिवासियों का कंट्री है, और दक्षिण में जबकि द्रविड़ भाषाओं के बोलने वाले आदिवासी समुदायों के कई सारे कंट्री हैं। मध्य भारत में खासकर में जो एक बहुत बड़ी आदिवासियों की है वो भीलों की है। इस भील कंट्री का जो नैसर्गिक क्षेत्र विस्तार है वो आज के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लेके पाकिस्तान तक चला जाता है। तो अब अगर ये ऐतिहासिक रूप से भील कंट्री की परिधि भारत से लेके पाकिस्तान तक जाती है तो फिर मीडिया और दूसरे लोग ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जोधपुर के जिस गांव में 11 भील परिवारों ने आत्महत्या की वो पाकिस्तानी थे, वो हिंदू थे, वो विस्थापित थे, शरणार्थी थे, वगैरह वगैरह। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। स्नेहदीप अतराम जी और देव लकड़ा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और आपको जोहार कहता हूं। तो साथियों, ये जो दर्दनाक प्रसंग अभी अभी भील कंट्री में घटित हुआ है, हमें फिर से इस बात पर सोचने के लिए विवश करता है कि कंट्री क्या है, देश क्या है और राष्ट्र क्या है। वे कौन लोग हैं और वह व्यवस्था कौन सी है जो आदिवासियों को उन्हीं के पुरखा नैसर्गिक दिशुम में, देश में अथवा कंट्री में विस्थापित बना देती है। भारत छोड़ो आंदोलन के ऐतिहासिक दिन को ही यानी 9 अगस्त को ही क्यों एक समूचा आदिवासी परिवार मरने के लिए विवश होता है। दोस्तों, लोगों के देश और राष्ट्र में बड़ा अंतर है। राष्ट्र एक विस्तारवादी नीति की संकल्पना है जिसमें लोगों की जो इलाकागत स्वायत्तता है और आज़ादी है उसको छीन ली जाती है। तथा उनको एक ऐसी भाषा, माने एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही आचार संहिता, नियम कानून आदि मानने को विवश किया जाता है। हमको देश राष्ट्र के इस बुनियादी अंतर को समझना होगा। और ये जो राष्ट्र बनता है उसको कुछ लोग अपने नस्लीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाते हैं। गैर आदिवासी शब्दावली में आमतौर पर जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग वादों और व्यवस्थाओं के नाम से जानते हैं, जैसे पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो दिशुम और राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, उसकी जो ऐतिहासिक अवस्थिति है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हड़प्पा के बाद जिसको वैदिक काल कहा जाता है भारतीय इतिहास में, और इसको प्रायः सभी इतिहासकार लोग एक मत से मानते हैं, और जिसके बारे में जो पहली सूचना लिखित रूप में ऋग्वेद से हम लोगों को मिलती है, हम जानते हैं कि वो काल हमको ये बताता है और तब ऋग्वेद खास करके ये हमको सूचनाएं देता है कि उस समय आदिवासियों और आर्यों के बीच पहली और अंतिम निर्णायक लड़ाई हुई थी। अंतिम निर्णायक लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको क्योंकि ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कई फेज में यह युद्ध हुआ था, लेकिन आखिरी निर्णायक लड़ाई जो वैदिक काल के अंतिम दिनों में हुआ, उस युद्ध के बाद आर्यों ने फिर से आदिवासी इलाकों का अतिक्रमण नहीं किया, उसको इनक्रोच नहीं किया, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि आदिवासियों से जितना मुश्किल है। और ये स्थिति हम लोग भारतीय भूभाग के इतिहास में लगभग मुगल काल तक बना हुआ पाते हैं। मुगलों ने अपने टाइम में आदिवासी क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की। क्यों नहीं की, इसको हम
आगे देखते हैं कि जो इतिहास, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इतिहास हम लोग को बताया जाता है कि आदिवासी लोग आर्यों से लड़े और हारने के बाद मैदानी इलाका छोड़कर जंगले में चले गए, ये पूरी तरह से गलत है, ये मनगढ़ंत है। और इस धारणा के पक्ष में क्योंकि यही सब कुछ पढ़ाया गया, बोला गया, बताया गया, तो हमारे आदिवासी लोग भी इसको मानने लगे। लेकिन मेरी समझ जो कहती है उसके हिसाब से आर्य लोग जीते नहीं, बल्कि जो आदिवासी थे अंतिम युद्ध के बाद उन्होंने ये देखा कि मैदानी इलाका तो उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैदानी इलाका पर वो आश्रित नहीं थे, वो खेती पर पूरी तरह से आश्रित नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ये उनके लिए छोड़ दो, उनको रहने दो, क्यों लड़ाई झगड़ा करें, क्यों और खून खराबा करें। तो ऐसा सोचकर उन्होंने वो इलाका, मैदानी इलाका छोड़ दिया, क्योंकि वो आदिवासियों के किसी काम का नहीं था। न तो वो उनके आर्थिक जिंदगी का हिस्सा था, न तो वो उनके जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या धार्मिक स्थिति था उसके लिए वो जरूरी था, और आदिवासी मैदानी इलाके के लोग ही नहीं थे। तो उन्होंने ये मैदानी इलाका एक तरह से आदिवासियों के लिए अनप्रोडक्टिव था। तो आखिरी लड़ाई के बाद में उन्होंने उसको आर्यों के लिए छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग रहो, खुश रहो। और आर्यों ने फिर उसी मैदानी इलाकों में जो अपने दासों के साथ आए थे, आर्य जो आए थे वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके दास लोग भी थे। तो उन दासों के साथ उन्होंने खेती करना शुरू किया और कालांतर में अपना स्किल एग्रीकल्चर में डेवलप किया। और ख़ास करके उसमें दासों का बड़ा योगदान है जो उनके साथ आए थे, क्योंकि वो दास और गुलाम लोग ही उनके लिए खटे। और उन दासों और गुलामों के बल पे धीरे धीरे कृषि आधारित, मैदानी अर्थव्यवस्था आधारित एक पूरी समाज व्यवस्था आर्यों ने विकसित की। तो और ये जो उनके साथ आए हुए दास और गुलाम थे, यही दास और गुलाम आज भारत में दलित हैं। ये कहना कि जो दलित हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, इसके लिए हमको इतिहास को देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर की है, जो उन्होंने हुई सुद्रा में बहुत साफ तौर पे लिखा है कि जो गुलाम बने वो आज के दलित हैं। वो माने आदिवासी लोग तो जंगली थे, बर्बर थे और उनको राजकाज वगैरह नहीं आता था। तो हमको इस स्थिति को इस ऐतिहासिक स्थिति को कंट्री मतलब आदिवासी दुश्मन, आदिवासी देश और जो राष्ट्र की आधुनिक संकल्पना है उसको समझने के लिए हम लोगों को बहुत ही बारीकी से इतिहास को देखना पड़ेगा। वाल्टर दादा, आपका बहुत बहुत जोहार है, बहुत बहुत स्वागत है। एमलिन बोधरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी साथी अभी लोग जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी दिसुम, जिसको ब्रिटिश दस्तावेजों में कंट्री कहा गया और अब जिसको हम लोग एक भारत राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो जो मैदानी इलाके थे वो आदिवासियों के लिए अनप्रोडक्टिव थे, वो उनके किसी काम का नहीं था। तो एक अनप्रोडक्टिव इलाका लड़ाई लड़ने की बजाय और रक्तपात करने की बजाय, लगातार हिंसा में फंसे रहने की बजाय उन्होंने उसको छोड़ना उचित समझा और इस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए ये इतिहास जो गलत इतिहास है हमको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आदिवासी लोग हारने के बाद जंगल में गए, ऐसा नहीं है। इस पहलू को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर और मुगल लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि आदिवासी लोग जो हैं वो पहाड़ी सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, वो जंगल और प्रकृति सभ्यता संस्कृति के लोग हैं, उनको मैदानों से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए और अगर हम उनसे भिड़ेंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके सामने पुराना इतिहास था। तो इसलिए मुगल शासकों ने भी आदिवासी इलाकों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में घुसपैठ करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने घुसपैठ शुरू की, उनको पहले ही दौर में आदिवासियों के भीषण युद्धों का मुकाबला करना पड़ा। उत्तर पूर्व से लेकर सुदूर दक्षिण के राज्यों में हुए आदिवासी युद्ध इसके प्रमाण हैं।
ब्रिटिशर्स को जल्दी ही समझ में आ गया कि वे आदिवासियों पर राज नहीं कर सकते, लेकिन वो मुगलों की तरह आदिवासी इलाकों को, विशेषकर वहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को, मिनरल्स को, दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था जिसके बाद वो लोग कच्चे माल और बाजार की खोज में पूरी दुनिया में घूम रहे थे, इसके लिए उनको उन इलाकों की ज़रूरत थी। उनको कच्चे माल, सस्ते लेबर की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसके बिना इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो संभव ही नहीं था, और मुगलों को उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मुगल जिस कारण से आदिवासी इलाके में नहीं घुसे, उसी इलाके से इंडस्ट्रियल ज़रूरत के तहत अंग्रेज़ों की घुसना मजबूरी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बार बार उन्हें लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि बार बार उन्हें आदिवासियों से लड़ना पड़ रहा है, और आदिवासी बहुत कम संख्या में होते हुए भी अपने तीर धनुष, पत्थर, भालों, कुल्हाड़ियों के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जहां उन्होंने गैर आदिवासी रियासतों को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, जिसमें अलग अलग राजाओं का राज था, उनको सीधे गुलाम बनाया। वहीं आदिवासी इलाकों को के सिर्फ संसाधनों पर कब्जा किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आदिवासियों की जो ट्रेडिशनल आज़ादी थी, जो नैसर्गिक आज़ादी थी, उसको अपने ब्रिटिश कानूनों के द्वारा मान्यता प्रदान की। ये आप पूरे भारत के आदिवासी इलाकों में देखेंगे, चाहे वो भील कंट्री हो, मीणा कंट्री हो, गोंड कंट्री हो, मुंडा कंट्री हो, उरांव कंट्री हो, खड़िया कंट्री हो, या उत्तर पूर्व का नागा कंट्री हो, निसी कंट्री हो, आदि कंट्री हो, गालो कंट्री हो, या दक्षिण के टोडा लोगों का देश हो, या इरुला लोगों का देश हो, या कुरुला जो दूसरे जो कुरुम्बा हैं, ऐसे बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी जो अपनी अपनी अलग कंट्री हैं। उन सारे कंट्रीज़ के लिए, आदिवासी कंट्रीज़ के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग कानून बनाए। और उस कानून की जो सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिश प्रशासन ना तो उसमें कोई कल्चरल या स्पिरिचुअल या और किसी किस्म का हस्तक्षेप करेगा, और ना कोई ही दूसरा गैर आदिवासी उन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर सकेगा। और इसी कारण से कई इलाकों में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की, क्योंकि बड़ी तेज़ी से अंग्रेज़ों के आने के बाद जो आर्यों का बड़ा तबका है, महाजनों का, व्यापारियों का, सूदखोरों का और सामंतों का, उनको ये उम्मीद बन गई थी कि अब अंग्रेज लोग आदिवासी कंट्री में घुस रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे या उनके साथ साथ वे लोग भी वहाँ जाएंगे और आदिवासियों को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात को समझ चुके थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि कोई भी वहाँ पे बिना परमिशन के नहीं जा सकेगा। आप जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 5th और 6th शेड्यूल की डिबेट देखेंगे तो आपको आर्यों की ये चिंता पूरी तरीके से समझ में आएगी। क्यों बार बार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठक्कर बापा, अंबेडकर, दूसरे तमाम लोग इस बात पे जोर देते रहे कि 5th 6th शेड्यूल में भी 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि वहाँ पे दूसरे सभी लोग जा सके, सभी लोग उस इलाके में बस सके। और इसीलिए मौलिक नागरिक अधिकारों के तहत जो ब्रिटिशों ने जो अधिकार और जो कानून बनाए थे आदिवासियों के लिए कि वहाँ पे कोई भी दूसरा गैर आदिवासी जा नहीं सकता है, बस नहीं सकता है, रोजगार नहीं कर सकता है, उसको सरपास्ट करने के लिए 5th और 6th शेड्यूल में, जो कि कोई नया कानून नहीं है, ये अंग्रेजों का ही कानून बनाया हुआ कानून था, इसको नए रंग रूप में नए संविधान में रखा गया और उसमें बहुत हद तक बड़े पैमाने पर उसके अधिकारों में काट छांट कर दी गई और उसको ऐसा बना दिया गया कि उस पर जो भारत का मौलिक अधिकार का कानून है वो उसको सरपास कर सके। और इसी के तहत आप देखेंगे कि पूरे देश में 5वीं 6ठी अनुसूची के जो भी क्षेत्र हैं उस इलाके में इसी मौलिक नागरिक अधिकार के बतौर लोग अतिक्रमण करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला देते हैं। और इस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो अप्रैल महीना में जो फैसला है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
के एसटी इलाकों के लिए था, 5th शेड्यूल के इलाकों के लिए, कि जहां राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची का उपयोग करते हुए ये व्यवस्था दी थी कि 5वीं अनुसूची के आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में सिर्फ आदिवासी शिक्षकों को ही बहाली होगी। उसको उसी मौलिक नागरिक अधिकार के तहत चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इसी अप्रैल में कोरोना टाइम में उसको खारिज कर दिया और कहा कि मतलब बहुत ही रेशियल टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने कि ये तो गजब बात है कि एक गैर आदिवासी आदिवासी को नहीं पढ़ा सकता है। और इस तरीके से वो जो पूरा फैसला है आप देख सकते हैं। तो जो ये जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस है आदिवासी कंट्री का, हमको राष्ट्र की संकल्पना को, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की, नेशन स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए इस हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो आदिवासी कंट्री में आज़ादी का मतलब पाते हैं वो हमको गैर आदिवासियों के समाज व्यवस्था में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसमें हम आज़ादी का वही मतलब नहीं पाते हैं। कम से कम उस इतिहास और वर्तमान में जिसे हम बुद्ध के ज़माने से लेकर आज तक जान रहे हैं। क्योंकि अगर आज़ादी गैर आदिवासी लोगों की दुनिया में होती तो उस दुनिया की इतनी बदतर हालत नहीं रहती। वहाँ गरीब अमीर नहीं रहते, वहाँ काले गोरे नहीं रहते, वहाँ इस धर्म के और उस धर्म के लोग नहीं रहते। क्योंकि आदिवासियत में जो आज़ादी का अर्थ है उसका सीधा अर्थ है समानता, सहजीवता, सहभागिता, सहअस्तित्व और सामुदायिकता, जिसमें कोई शासक नहीं होता है और कोई शासित नहीं होता है, जहाँ कोई अपराध नहीं होता है। और इसीलिए जिस आदिवासियत वाले समाज में कोई जेल और कैदी नहीं होता है, उस आदिवासियत वाले समाज में औरतों की स्थिति खरीद बेचने वाली नहीं होती है। इसीलिए वहाँ कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई वेश्यालय नहीं होता है। और यही नहीं, किसी तरह के ईश्वर का कोई मठ भी नहीं होता है और ईश्वरों के मठाधीश भी नहीं होते हैं। पर हम जो पूरे 3-4 हजार सालों का जो गैर आदिवासियों का इतिहास है उस पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी समाज व्यवस्था में है। और न तो वहाँ सहभागिता है, न तो सहअस्तित्व है, न तो सामुदायिकता है। वहाँ एक शासक है और बाकी सारे लोग शासित हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं क्योंकि हमारे सामने दुनिया का अध्ययन मौजूद है और ये अध्ययन उन्हीं गैर आदिवासी समाज के बौद्धिकों ने किया है। और हम पाते हैं उनके अध्ययन में कि जिस समाज व्यवस्था को सबसे बढ़िया कहा गया है, साम्यवाद को, कम्युनिज्म को, वहाँ भी जेल हैं और कैदी थे। वहाँ भी शासकों का एक समूह था जो लोगों पर शासन कर रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि कुछ ही सालों में वो व्यवस्था गिर गई और लोग उसी पुरानी व्यवस्था में लौट गए जो लगभग उसी तरह की थी। तो इसलिए मेरी इस बात पे बहुत सारे हमारे जो कम्युनिस्ट मित्र हैं उनको ये परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके वाद में, आपके विचार में वो ताकत होती तो वो टिकता, वो गिरता नहीं। अगर मान लीजिए जहाँ कहीं भी उसमें थोड़ी बहुत ईमानदारी है, एक छोटे से देश में जो हम लोग जानते हैं, फिदेल कास्त्रो के देश में, चे गुवेरा के देश में वो टिकी हुई है, लेकिन चाइना में वो उस तरीके से नहीं टिकी है जैसी कि हमको बताया जाता है। तो आदिवासियत के दर्शन में आज़ादी का जो एक सबसे बड़ा पहलू है वह है प्रकृति और इंसान का आपसी संबंध। और इस संबंध को दुनिया के सभी गैर आदिवासी व्यवस्थाओं में और राजनीतिक दर्शन में उसको नकार दिया गया है। लेकिन आदिवासियत के दर्शन में वास्तव में आज़ादी इस बात से ही तय होती है कि आप इस ग्रह को और इस ग्रह पर मौजूद जो जीव जगत है उससे किस तरह का बर्ताव करते हैं, यानी उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि इंसान इस ग्रह का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव है और इसी वजह से उसको पृथ्वी ग्रह ही नहीं
बल्कि चांद और मंगल पर भी राज करने का हक है, तो आप उस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं जिसे आपके पुरखों ने तय किया है। किससे तय किया है? किसी और से नहीं, खुद से तय किया है, इस नेचर से तय किया है, उस सृष्टिकर्ता से तय किया है जो सूरज और चांद के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, जल और जमीन के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो ये वो बॉन्ड है जो समूचे जीव जगत के साथ किया गया है, सहअस्तित्व के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए, प्रकृति के अनुसरण के लिए ये बॉन्ड किया था हमारे पुरखों ने। धरती के संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के लिए, हर जीव जगत के साथ इंसानी टेरिटरी के सम्मान के लिए। अगर कोई बाघ, हाथी या हिरण इंसानी टेरिटरी का अतिक्रमण नहीं करता है तो इंसान को भी उनका इलाका छीनने का कोई हक नहीं है। आसमान परिंदों का है, चिड़ियों का है, उस बुलबुल का है, उस कोयल का है और कौवे का है, कबूतरों का है, और इंसानों को यह हक कतई नहीं है कि वे उनकी आज़ादी का आसमान छीने। तो इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो आज़ादी की संकल्पना है वो नए आधुनिक नेशन स्टेट में क्या है और आदिवासियत में उसकी क्या परिकल्पना है। आज़ादी का अर्थ बहुत व्यापक है। यह हर छोटे बड़े जीव जो हमें दिखते हैं और जो नहीं भी दिखते हैं उन सभी के लिए समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए तो ये आज़ादी है कि हम जिसको चाहे मारे काटें, और कीड़ों के लिए, फतिंगों के लिए, तितलियों के लिए, फूलों के लिए ये आज़ादी नहीं है। उनके लिए आज़ादी का अर्थ ये है कि इंसान जैसे चाहे उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो आज़ादी का अर्थ बहुत व्यापक है, जो राज्यों और राष्ट्रों की मनुष्य निर्मित सीमाओं को मतलब जो आज़ादी राज्यों, राष्ट्रों और मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाओं को संकुचित करती है, वह आज़ादी हो ही नहीं सकती है। वो आज़ादी बिल्कुल नहीं है जो हमको कई तरह के बाउंड्रीज में बांटती है। रेस की बाउंड्रीज में, कास्ट की बाउंड्री में, जेंडर की बाउंड्रीज में, रिलीजियस हेट की बाउंड्रीज में, इलाके की बाउंड्रीज में, जहाँ बाउंड्री आती है, जिस तरह की भी वो बाउंड्री हो, अगर वो बाउंड्री आ गई इसका मतलब है कि वहाँ आज़ादी नहीं है। जो लोग नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर संरचनाएं खड़ी करते हैं और अपना बनाया नियम कानून संविधान थोपते हैं, वह वास्तव में आज़ादी का निषेध करती है, उसको रोकती है। और संविधान निर्माण के भी हमारे जो लोग थे, पुरखे थे, खास करके जयपाल सिंह मुंडा ने उसमें बार बार ये कहा कि हम ऐसी आज़ादी गढ़ रहे हैं जिसमें लोगों को अवसर की समानता नहीं होगी, जिसमें लोगों को एक दूसरे के लिए या खुद के जीने के लिए एक दूसरे से घृणा करनी पड़ेगी। तो जाहिर है कि जो बाउंड्रीज के बीच में आज़ादी होती है, जो नए नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य की आज़ादी है, वो वास्तविक आज़ादी का, व्यापक आज़ादी के अर्थ का पूरी तरह से निषेध करती है। आदिवासियत के लिए आज़ादी का अर्थ है विश्व नागरिकता, वर्ल्ड सिटीजनशिप। कोई जीव जिसमें कहीं भी जा सकता है और बगैर किसी दूसरे जीव की टेरिटरी को एनक्रोच किए हुए को एग्जिस्टेंस के आधार पर रह सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे जंगल इलाके में जहाँ आदिवासी रहते हैं, एक ही प्राकृतिक परिवेश में सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ इंसान भी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? शहर में आप तमाम तरह के जीव जंतुओं के साथ खुलकर क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि आप उनकी आज़ादी का सम्मान नहीं करते हैं। आप सांप को देखते ही मारने दौड़ते हैं, आप छुछुंदर को मारने दौड़ते हैं, आप अपने घरों में कॉकरोच को मारते हैं, आप अपने घरों में छिपकलियों को मारते हैं, आप अपने घरों में मक्खियों को मारते हैं, उन मकोड़ों को मारते हैं जो मकोड़े आपको उस तरह के इंसेक्ट से आपकी रक्षा करते हैं। आपने तमाम तालाब, झरने, नदियों को नष्ट कर दिया गया। जो आपके घर गांव के बगल में जो छोटे मोटे पानी के गड्ढे होते थे जिसमें मेंढक होते थे, जो इस तरह के कई इंसेक्ट्स को खा करके पूरे जो
पारिस्थितिकी है, उसको जो बैलेंस बनाने का काम करते थे इस तरह के जानवर, उनको आपने मार डाला। तो अगर वो मरेंगे तो आप भी मरेंगे। इसलिए अगर आप दूसरों की आज़ादी छीनेंगे, दूसरों की आज़ादी का निषेध करेंगे, तो आपकी भी आज़ादी का निषेध होगा। आपकी को भी जो आज़ादी मिलेगी वो आज़ादी आपको उस तरह की नहीं होगी कि जैसा आप सोचते हैं या जो जैसा कि आदिवासियों ने आपको समझाया है। तो जब तक आप एक दूसरे की टेरिटरी को ऑनर नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तब तक आपकी अपनी टेरिटरी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। आदिवासियों ने इसको हजारों साल की यात्रा में प्रकृति और जीव जगत से सीखा और उसको आत्मसात किया। और आज भी जो सच्चे अर्थों में आदिवासी हैं, वे नैसर्गिक रूप से आदिवासियत के इस जीवन मूल्य का निर्वाह करते हैं। इस जीवन मूल्य को बचाने के लिए और इस सीख को, लेसन को बचाए रखने के लिए उसको अपने व्यवहार में लाते हैं और उसको सिर्फ कागज पर नहीं लिखते हैं, उसके लिए कोई दिखावे के लिए बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं खोलते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग जानते हैं कि व्यवहार से बेहतर, प्रैक्टिस से बेहतर और कोई लर्निंग मेथड नहीं होता है। ऐसा कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है जो प्रैक्टिस के मेथड को सरपास कर सके या उससे बेहतर हो, उससे ज़्यादा कारगर हो। तो जोधपुर में जो हादसा हुआ वो हमको जो आधुनिक नेशन स्टेट की परिकल्पना है और जो बाउंड्री वाले नेशन स्टेट की परिकल्पना है, उसकी तरफ हमको सोचने के लिए विवश करता है। लेकिन हम जानते हैं कि इसको इस रूप में नहीं देखा जाएगा। हमारे भी कुछ लोग ये देखेंगे वो गरीब थे, वो विस्थापित थे, वो उनको खाने को नहीं था, अरे इसीलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने चूँकि एक पारिवारिक मामले में, एक डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में जो एकमात्र जीवित सदस्य उनके परिवार का बचा हुआ है, उस पर केस चल रहा था और इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बंधुओं, मैं ये बहुत स्पष्ट तौर पे आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये ऊपर तौर पे वो जो दिख रहा है वो हमको बहुत साफ तौर पे इस बात की तरफ ले जाना चाह रहा है कि हम समझें कि कंट्री और नेशन के मूल कंट्राडिक्शंस क्या हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाचारों में बताया गया कि वो लोग विस्थापित पाकिस्तानी थे, विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू थे। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के लोगों से, इस देश की सरकारों से और आप सब लोगों से भी राय चाहता हूं कि जो 1947 से पहले पाकिस्तान कहाँ था, अंग्रेजों के आने से पहले भारत कहाँ था, इंडिया कहाँ था, हिंदुस्तान नहीं था। आर्यों की घुसपैठ से पहले सिंधु नहीं था, सिंधुवासी नहीं थे। फिर क्या था? क्या कहा जाता था दुनिया के उन सभी टेरिटरीज को जिसे आदिवासी कम्युनिटीज ने आबाद किया था? भारत की उस आदिवासी टेरिटरीज को जिनको आदिवासियों ने आबाद किया था, उसको अंग्रेजों से आने से पहले क्या कहा जाता था? आर्यों से आने से पहले उसका क्या नाम था? जहाँ वे अपनी प्रकृतिगत आज़ादी के साथ दूसरे सभी जीव जंतुओं की आज़ादी के साथ साथ सदियों से जी रहे थे, वह क्षेत्र जिसे आज हम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस आदि कई नामों से जानते हैं, ये सारे देश 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले किन नामों से पुकारा जाता था? उनके क्या नाम थे? अगर कोई हिस्टोरियन इस बात को मुझे बता देगा, मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पुरखों ने इन सारे इलाकों को कोई नाम नहीं दिया था। उनके लिए ये सारा प्रकृति क्षेत्र, ये सारा जगत एक विश्व था, वन वर्ल्ड था, और वो लोग इस दुनिया के आदिवासी लोग दुनिया के पहले वर्ल्ड सिटीजन हैं, पहले फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है। वो एक ही कंट्री थे पूरी दुनिया में, आदिवासी कंट्री, जो भिन्न भिन्न इलाकों में अपने अपने कल्चर के साथ, अपने अपने ट्रेडिशन के साथ रहते थे। उन्होंने कोई परिधि नहीं बनाई थी, बस वे एक दूसरे की परिधि का, एक दूसरे की टेरिटरीज का सम्मान करते थे और उसको एनक्रोच नहीं करते थे।
इस बात को हमको समझने के लिए हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहां आप देखेंगे कि टेरिटरीज को लेके उनके बीच में कुछ झगड़े होते थे, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी थी, इसलिए वो लोग एक दूसरे की टेरिटरीज को इंक्रोच करना उनकी मजबूरी थी। तो जहाँ ऐसी मजबूरियाँ थी वहाँ पर झगड़े भी होते थे। हेड हंटर का ट्रेडिशन हमको टेरिटरीज के ऑनर का के बारे में बताता है, और ये बताता है कि हमको किसी एक दूसरे की टेरिटरीज को इंकरेज नहीं करना चाहिए, वरना हेड हंटिंग का उसको शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए जो भील कंट्री में जो पूरा मध्य भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था, उस भील कंट्री के एक आदिवासी परिवार ने, एक आदिवासी भील परिवार के लोगों को, वो जो 6 साल बाद आज के पाकिस्तान के हिस्से में रहते थे, 6 साल पहले वो लोग भारत के हिस्से में आ गए। क्या इसलिए उनको पाकिस्तानी बोलेंगे? क्या इसलिए उनको पाकिस्तानी हिंदू बोलेंगे? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो बातें मुझे कहनी थी आज के दिन, वो बहुत नट सेल में मैंने कहने की कोशिश की है। और बेसिक तौर पे ये जो अभी भील कंट्री में जो आत्महत्या हुई है, और मैं इसको मानता हूँ कि ये आत्महत्या नहीं है, ये दोनों कंट्रियों की मिलीजुली साजिश का परिणाम है, आर्यों की उस व्यवस्था का परिणाम है जो एक भारत नाम के नेशन में रहते हैं, और मुस्लिम जो आर्य हैं वो पाकिस्तान नेशन में रहते हैं। तो ये नेशन का एक षड्यंत्र है जिसने एक आदिवासी भील कंट्री के आदिवासी परिवार के 11 सदस्यों को एक ही दिन मरने के लिए मजबूर किया। मेरी बहुत स्पष्ट धारणा है, और ये कोई मेरी धारणा नहीं है। हम जब पुरखा लिटरेचर देखेंगे, पुरखा कहानियाँ पढ़ेंगे, पुराने लोगों की बातें सुनेंगे, तो हम जानेंगे कि वो कहेंगे कि पहले हम लोग उस पहाड़ की तरफ रहते थे, पहले हम लोग उस जंगल की तरफ रहते थे, पहले हम लोग उस आम वाले कटहल वाले गांव में रहते थे, पहले हम लोग उस इमली के पेड़ वाले इलाके में रहते थे। तो और उसी के नाम पर आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों में गांवों के नाम हैं, क्षेत्रों के नाम हैं। तो उनका कंट्री का मतलब था एक नैसर्गिक इलाका जहां वे तमाम जीव जंतुओं के साथ में बहुत आज़ादी के साथ, व्यापक आज़ादी के साथ जी सके, जिनमें तितलियों को भय नहीं हो कि कोई उनके पंख नोच देगा, और बाघों को कोई ये भय नहीं होगा कि कोई उनका शिकार कर देगा, और हाथियों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि कोई उनके दांतों को ले जाकर बेचेगा। तो इसलिए जो लोग 9 अगस्त भारत अंग्रेजों छोड़ो, माने अंग्रेज भारत छोड़ो का जो दिन माना जाता है, उस दिन 11 आदिवासियों ने अपनी ही कंट्री में आत्महत्या की, जो प्रकारांतर से हत्या है। ये हमारे जैसे लोगों को बहुत आहत करता है, और इसी कारण से आज के दिन मैंने सोचा कि आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करूं, आदिवासियत पर चर्चा करूं, उसमें आज़ादी के क्या मायने हैं उसके बारे में चर्चा करूं, कंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है और नेशन स्टेट का क्या मॉडर्न पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, उस पर आप लोगों से बात करूं। जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, जो मैंने आदिवासियत से सीखा है और समझा है, उसे मैंने आप लोगों के सामने साझा करने का प्रयास किया। मैं आखिर में एक कहानी सुनाऊंगा आपको। इस कहानी के साथ आज का ये जो लाइव है मैं ख़त्म करूंगा। जो साथी देर से आए हैं या शुरुआत से टिके हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ मिनट और आप लोग रुक जाएं। बहुत छोटी कहानी है, ये छोटी कहानी सुनाकर इस बात को मैं अंत करूंगा। मैं उन तमाम जो भील आदिवासी मारे गए अपनी ही कंट्री में, और इस देश में आज़ादी के बाद से, एक नए नेशन स्टेट के उभार के बाद से, इस भारतीय राष्ट्र में जो आदिवासी मारे जा रहे हैं विकास के नाम पे, विस्थापन के नाम पर, और इस देश की प्रगति के लिए, उन सब के लिए मैं उन लोगों से नहीं, आर्यों से नहीं, अपने लोगों से न्याय की मांग करता हूं, और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जागरूक हों और आप न्याय करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उनकी व्यवस्था से तो आपको न्याय मिलना नहीं है।
वो न्याय कर भी नहीं सकते हैं, उनके न्याय के रूप बदलते रहते हैं, उसमें वकील के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से फैसले बदल जाते हैं। पर आदिवासी न्याय व्यवस्था में वकील और जज के हिसाब से न्याय नहीं होता, फैसले नहीं बदलते। आदिवासियों के ट्रेडिशनल कंट्री में, ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम में जो वास्तविकता होती है उसी के आधार पे न्याय किया जाता है, और वो न्याय आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग आदिवासियत को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से उन परिवारों के लिए न्याय की अपील करता हूँ। मैं इस आर्यन नेशन के सामने, इस आर्य नेशन स्टेट के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आदिवासी पुरखों में से कोई भी उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाया। जयपाल सिंह मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साफ कहा, हम भिखारी नहीं हैं जो आपसे भीख मांगने आए हैं, हम इस देश के मूल मालिक हैं, हमारे लोगों ने इस देश को बनाया है, जो हमारा है उसे वापस करो। हम भिखारी कतई नहीं हैं, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं। अगर आप ऐसा हमको ट्रीट करोगे तो ये हमको मंजूर नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा ने ये कहा, और मैं उनके इस कहे हुए शब्द पे पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि ये आदिवासियत का स्टेटमेंट है, ये आदिवासियत का दर्शन है। तो आइए मैं वो कहानी आपको शुरू करता हूँ। कहानी है कि एक जंगल में एक गाय और एक बाघिन दोनों साथ साथ रहते थे। बहुत सारे रहते थे, जानवर साथ साथ रहते थे, लेकिन बाघिन और गाय में बहुत दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। वो कुछ भी काम दोनों साथ साथ करते, साथ साथ रहते, साथ साथ जी रहे थे जंगल में। कोई किसी का वहाँ दुश्मन नहीं था, सब आपस में एक दूसरे से परिचित थे। लेकिन गाय और बाघिन के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन क्या हुआ कि गाय और बाघिन दोनों अपना रोज का भोजन करने के बाद में पानी पीने के लिए झरने पर गए। तो उस जंगली झरने के ऊपर वाले हिस्सा की तरफ में गाय ने पानी पिया और नीचे वाले हिस्से में बाघिन ने पानी पिया। हो सकता है कि इस तरह की कहानियां आप लोगों ने पहले से सुन रखी हैं और हैं भी, लेकिन थोड़ा इसका प्रसंग दूसरा है। तो गाय ने झरने के ऊपर वाले हिस्से में पानी पिया और बाघिन ने नीचे वाले हिस्से में पानी पिया। और ये पहली बार हुआ था कि दोनों ने एक ही जगह पे साथ साथ पानी नहीं पिया था। संयोगवश उस दिन गाय ने ऊपर वाले हिस्से में पिया और बाघिन ने नीचे वाले हिस्से में पिया। तो बाघिन को पानी पीते हुए लगा कि आज पानी और दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मीठा लग रहा है, कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। तो जब दोनों पानी पीकर साथ साथ दोनों सहेलियां लौटने लगी, दोनों दोस्त लौटने लगे, तो बाघिन के मन में ये चल रहा था कि पानी क्यों मीठा हुआ। फिर उसको बाद में जाके समझ में आया कि अरे गाय तो ऊपर आज पानी पी रही थी, शायद उसके जूठा करने से जो नीचे पानी आ रहा था उसके पीने के बाद, उसके जूठे करने से पानी मीठा हो गया था। और ऐसा जैसे ही बाघिन ने सोचा, बाघिन को लगा कि अरे जब गाय का छूने से पानी इतना मीठा हो गया तो ये गाय का मांस कितना मीठा होगा, कितना स्वादिष्ट लगेगा खाने में। ऐसा ख्याल जैसे ही बाघिन के मन में आया, बाघिन ने और कुछ नहीं सोचा, अपने उस प्रिय सहेली को, उस आत्मीय सहेली को, गाय को वहीं पर उस पर हमला कर दिया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और अंत में गाय मारी गई। गाय जब मर गई तो बाघिन ने भरपेट उसके मांस को खाया और घर चली आई। तो बाघिन के 2 बच्चे थे, गाय के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन बाघिन के बच्चे थे जो गाय को भी माँ जैसा मानते थे, उसको अपनी मौसी, अपनी बड़ी माँ बोलते थे। तो जैसे जब अकेले बाघिन लौटी घर में तो बच्चों ने पूछा कि बड़ी माँ आई नहीं, कहाँ है? तो बाघिन ने बहाना बना दिया, आती होगी, बहुत देर हो गई। फिर बच्चों ने सवाल किया, बड़ी माँ नहीं आई। बाघिन ने फिर कोई बहाना बनाया। तो बच्चे देर रात तक पूछते रहे, वो सोए ही नहीं, और पूछते रहे अपनी माँ से कि गाय, बड़ी माँ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। अंत में बाघिन ने मामले को ख़त्म करने के लिए कह दिया
कि शायद इसलिए नहीं आई कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हो, कहीं और चली गई हो। बच्चे छोटे थे, उनको विश्वास हो गया माँ के कहने पर। धीरे धीरे कुछ समय बीता, बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो एक दिन घूमते घूमते बाघिन के बच्चों को जंगल में गाय के हड्डियों का ढेर मिल गया। तो बाघ के बच्चों ने पहचान लिया उसको कि ये तो बड़ी माँ के हड्डियों का ढेर है। तो दोनों ने आपस में इस परिस्थिति में राय विचार किया और घर लौटे। उनको समझ में आ गया कि उनकी माँ ने अपनी दोस्त को मार डाला है। तो उन लोगों ने आपस में ही विचार कर लिया था घर लौटने से पहले कि जिस माँ ने अपने आत्मीय दोस्त को, सबसे अच्छे दोस्त को सिर्फ टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए मार डाला, वो किसी दिन हम लोगों को भी मार सकती है। तो ऐसा सोच के दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को मार डाला। अब देखिए, इस कहानी का जो निहितार्थ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाघिन को मारने के बाद में दोनों बच्चों को गिल्टी भी फील हुआ कि हमने अपनी माँ को मार डाला है। तो दोनों बच्चों ने ये विचार किया कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो किसी दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरी जगह रहते हैं। ऐसा सोच के वो लोग निकले। जब वो लोग जंगल छोड़कर बाहर आए तो उन्होंने एक नगर देखा, एक शहर देखा। शहर में बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो वो लोग भी शहर में घूमने लगे। तो उन्होंने घूमते घूमते दोनों बाघ के बच्चों ने देखा कि लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कोई भी आदमी सुखी नहीं है, कोई भी आदमी खुश नहीं है। तो बाघ के बच्चों ने लोगों से पूछा, भाई आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? हर आदमी भय से काँप रहा है, ऐसा क्या है? तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि इस नगर में एक राक्षस रहता है, एक खराब किस्म का जीव रहता है। मैं राक्षस नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आदिवासियों को राक्षस भी कहा गया है। तो एक खराब जीव रहता है जो बहुत खूनी है, हिंसक है। वो रोज किसी न किसी जीव को मारता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। जब मर्जी आता है वो आकर एक साथ दर्जनों लोगों को, मोहल्ले मोहल्ले को साफ कर देता है। तो यहाँ का जो राजा है, जो शासक है, वो भी उससे डरता है। कई लोगों ने कोशिश की उस बदमाश जीव को, उस भयानक जीव को मारने के लिए, लेकिन कोई नहीं मार पाया। तो हमारे राजा ने ये घोषणा कर रखी है कि जो कोई भी उस भयानक जीव का अंत कर देगा और उससे लोगों को मुक्ति दिलाएगा, उससे वो अपनी बेटी की शादी करेगा और उनको आधा राज भी दे देगा। दोनों बाघ भाइयों ने सोचा कि क्या किया जाए। जहाँ लोग इतने डरे हुए हैं, डरपोक हैं, और एक ऐसा जीव रहता है जो सबको मारता है, तो लगता है कि वो जीव तो हमारी माँ से भी भयानक है। उसको तो लत ही लग गई है, उसको तो टेस्ट ही लग गया है खून का, जीवों के खून का, हिंसा का, रक्तपात का। तो चलो उसको मारा जाए। तो बाघ, चूंकि बाघ के बच्चे थे और उनको शिकार करना आता था, बहुत बढ़िया से शिकार करना आता था, तो इसलिए दोनों बाघ के बच्चों ने मिलकर उस भयानक जीव को, उस खूनी जीव को, उस हत्यारे जीव को मार डाला। तो जब उस जीव का खात्मा हो गया, मार डाला गया, तो सब लोग सुखी हो गए और वादे के मुताबिक वहाँ के राजा ने बाघ के जो बड़ा भाई था उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी और दोनों बाघ के बच्चे वहाँ सुखी से रहने लगे। ये कहानी है जो झारखंड के हो आदिवासी समाज में प्रचलित है और मैंने इस कहानी को वहीं से लिया है, उन्हीं से सुना और पढ़ा है। इस कहानी में को आप ध्यान से गौर करें कि वो बाघ के बच्चे हैं। हो लोग अपने को बाघ के बच्चे कहते हैं, सिंह दिसुम के बच्चे कहते हैं, उनके वंशज कहते हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं है। उन्होंने हिंसक माँ को मार डाला और उन्होंने उस हिंसक जीव को मार डाला जो दुनिया को नष्ट करने पर तुला हुआ था। यही इस कहानी का सार है। इसलिए जो इस देश के आदिवासी समुदाय अपने को बाघ बताते हैं, टाइगर कहते हैं,
और ऐसा कहते हुए छाती ठोकते हैं, वो दरअसल आर्यों के उस हिंसक बाग को एक्सेप्ट करते हैं, आदिवासियों के उस बाग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हिंसक नहीं है, जिसका हिंसा और रक्तपात में कोई विश्वास नहीं है। मैं समझता हूँ कि आदिवासी कंट्री और जो गैर आदिवासी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ये कहानी हमें बहुत मदद करती है। आप सब लोगों ने आज के इस लाइव को सुना और देखा और मेरा मनोबल बढ़ाया। हम सब लोग आदिवासियत को आगे बढ़ाएं और उन तमाम लोगों का न्याय करें अपने पारंपरिक आदिवासियत की व्यवस्था के अनुसार, पुरखों के उस ट्रेडिशन के अनुसार, जिसमें कोई आदमी वंचित नहीं होता है और किसी को भी किसी कारण से आत्महत्या नहीं करनी पड़ती है। आत्महत्या करने के लिए किया गया मजबूर व्यक्ति या परिवार दरअसल में हत्या है एक तरह की, क्योंकि वो विवश किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। विवश करना हत्या करना ही है। हम लोग नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को खारिज करें और आदिवासियत के मूल्य पर आधारित कंट्री के, दिसुम के, देश के, आदिवासी टेरिटरीज के का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाएं। विश्व नागरिकता के पक्ष में खड़े हों, जहाँ कोई राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध नहीं करेगा, जहाँ सबको जीने के समान अवसर होंगे। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के इन्हीं उसूलों को जो उन्होंने अपने पुरखा ट्रेडिशन से लिया था और उसको थ्योराइज किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसको समझाने का प्रयत्न किया, उसको रखते हुए और उनको जोहार कहते हुए और आप सभी लोगों को जोहार बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।